बीकॉम पार्ट सेकेंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पेपर सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग, डेफिनेशन, इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। संगठन का अर्थ, परिभाषा, महत्व एवं प्रक्रिया आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संगठन का अर्थ एवं परिभाषा। आज मानव जाति का कोई भी प्राणी संगठनों के बिना जीवित नहीं रह सकता है। इसीलिए आज संपूर्ण विश्व की मानव जाति संगठनों का निर्माण करती है, उनमें रहती है, उन्हें प्रभावित करती है तथा उनसे प्रभावित होती है। हम संगठनों में ही जन्म लेते हैं तथा मरते भी संगठन के बीच ही हैं। संगठन की सबसे पहले परिभाषा आती है मैकफार्लैंड के अनुसार। संगठन व्यक्तियों का एक विशिष्ट समूह है जो उद्देश्यों की प्राप्ति में अपने प्रयासों का योगदान देता है। कुंज तथा ऑर्डिनल ने भी संगठन की परिभाषा दी है। संगठन आपसी संबंधों का ऐसा ढांचा है जिसके द्वारा उपक्रम को एक सूत्र में बांधा जाता है तथा वह ढांचा है जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रयासों का समन्वय किया जाता है। कहने का तात्पर्य, संगठन कुछ सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बनाया गया व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिसका निर्माण किसी उपक्रम के कार्यों के निर्धारण एवं वर्गीकरण करने, उन कार्यों को विभिन्न विभागों एवं व्यक्तियों में विभाजित करने तथा उन व्यक्तियों के बीच आपसी अधिकारों, दायित्वों एवं संबंधों को निर्धारित करने से होता है। इसके बाद में हम संगठन का महत्व पढ़ेंगे। यद्यपि संगठन का प्रादुर्भाव युगों पहले हो चुका, किंतु प्रारंभिक समय में इसका समाज में कोई विशेष महत्व नहीं था। किंतु आधुनिक समाज में संगठन का अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अमिताई ईटी जियोनी के शब्दों में यदि हम कहें तो हम संगठनों में ही जन्म लेते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं तथा हम में से अधिकांश लोग अपना अधिकांश जीवन संगठनों में व्यतीत करते हैं। हम अपने फुर्सत का अधिकांश समय संगठन में ही भुगतान करने, खेलने, प्रार्थना करने में व्यतीत करते हैं। हम में से अधिकांश लोग संगठन में मरेंगे तथा दफनाए जाएंगे, अर्थात राज्य की आज्ञा भी प्राप्त करनी पड़ेगी। संगठनों के कुशल संचालन के अभाव में हमारा जीवन स्तर, हमारी संस्कृति का स्तर तथा हमारा जनतांत्रिक जीवन कायम नहीं रह सकता है। इसीलिए एलन ने कहा है, सुदृढ़ संगठन ही उपक्रम को सफलतापूर्वक चलाने में महान योगदान दे सकता है। अब संगठन के महत्व को हम कुछ बिंदुओं द्वारा देखते हैं। सबसे पहले आता है प्रबंध क्षमता में वृद्धि। अच्छा एवं संतुलित संगठन प्रबंधकों की कार्य क्षमता में कई प्रकार से वृद्धि कर सकता है। इससे कार्यों के निष्पादन में लगने वाले समय में मितव्ययता लाई जा सकती है, कार्यों के दोहराव को रोका जा सकता है तथा आपसी मतभेद समाप्त किए जा सकते हैं। इन सब के परिणाम स्वरूप प्रबंध की क्षमता में वृद्धि होना स्वाभाविक ही है। दूसरा आता है अधिकार प्रत्यायोजन में सुविधा। एक संगठन में अधिकारों का प्रत्यायोजन बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। संगठन चार्ट से अधिकारी को यह ज्ञात हो जाता है कि कौन कौन व्यक्ति उसके अधीनस्थ है तथा कौन व्यक्ति किस कार्य को करने में
विशिष्ट है। इससे अधिकारी आसानी से संबंधित व्यक्ति को संबंधित कार्य एवं अधिकार दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है संस्था के विकास एवं उन्नति में सहायक। एक अच्छी संगठन का लाभ यह भी है कि यह संस्था के विकास एवं उन्नति में सहायक है। जितना अधिक विस्तृत संगठन होगा उसमें विकास एवं उन्नति के उतने ही अधिक अवसर होंगे। नेक्स्ट आता है हमारा महत्व, तकनीकी सुधारों का अधिकतम प्रयोग। एलन के अनुसार नए तकनीकी विकास संगठन संरचना को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं तथा इन तत्वों को स्थान देने के लिए उत्कृष्ट प्रकार के संगठन प्रारूपों की आवश्यकता है। नेक्स्ट आता है मनुष्यों के मानवीय व्यवहार को प्रोत्साहन। संगठन संरचना संस्था के कार्य करने वाले लोगों को साथ साथ कार्य करने की प्रेरणा प्रदान करता है और एक मानव से दूसरे मानव के प्रति मानवीय व्यवहार करने का अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट आता है सृजनशीलता को प्रोत्साहन। एलन का मत है कि अच्छे संगठन में स्वतंत्र एवं सृजनशील विचारों का जन्म होता है तथा लोगों में कार्य करने की पहल शक्ति आती है। इसका कारण यह है कि संगठन में लोगों को अपने अधिकारों एवं अपने कर्तव्यों से भली प्रकार अवगत करवा दिया जाता है तथा वे आधुनिक विधियों से अपने अधिकारों में रहकर उन कार्यों को पूरा करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मनोबल में वृद्धि। अच्छा संगठन कर्मचारियों के मनोबल में भी वृद्धि करता है। प्रत्येक व्यक्ति के कार्य एवं अधिकार निश्चित होने से उनको अपने अस्तित्व का ज्ञान हो जाता है, जो अंततोगत्वा मनोबल में वृद्धि करने में सहायक है। डावर के अनुसार उत्तरदायित्वों एवं संबंधों की भली प्रकार व्याख्या हो जाने से नीतियों एवं उद्देश्यों को भली प्रकार समझा जा सकता है एवं कर्मचारियों में सहभागिता एवं सहयोग की भावना तथा कार्यों की इच्छा प्रदान करती है। नेक्स्ट आता है हमारा विशिष्टीकरण को प्रोत्साहन। या विशिष्टीकरण में वृद्धि। संगठन के आधार पर कार्य विश्लेषण करके सही व्यक्ति को सही कार्य पर लगाया जा सकता है। विशिष्ट योग्यता वाले व्यक्ति को विशिष्ट कार्य दिया जाता है। इससे विशिष्टीकरण को प्रोत्साहन मिलता है। नेक्स्ट आता है समन्वय में सुविधा। विशिष्टीकरण के परिणाम स्वरूप समन्वय की समस्या का जन्म होता है। संगठन संरचना में विभिन्न विभागों एवं उपविभागों, कर्मचारियों एवं अधिकारियों के मध्य आपसी संबंधों का निर्धारण कर दिया जाता है। इससे समन्वय में भी सुविधा रहती है, इसलिए भी संगठन का महत्व है। नेक्स्ट आता है हमारा कार्य क्षेत्र का स्पष्ट विभाजन। संगठन संरचना के प्रत्येक कर्मचारी एवं अधिकारी के कार्य क्षेत्र की सीमा का स्पष्ट निर्धारण हो जाता है। इससे एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं हो पाता है और आपसी मधुर संबंधों का निर्माण संभव है। नेक्स्ट आता है नियंत्रण में सुविधा। प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी के कार्य क्षेत्र के निर्धारण के बाद उसके कार्यों के नियंत्रण की समस्या उपस्थित होती है। यह समस्या भी अच्छे संगठन से आसानी से हल की जा सकती है। नेक्स्ट आता है हमारा कार्य कुशलता में वृद्धि। निश्चित उद्देश्यों, कार्यों, दायित्वों एवं आपसी संबंधों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। इससे ही अंततोगत्वा
संपूर्ण संस्था की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। नेक्स्ट आता है भ्रष्टाचार की समाप्ति। एक अच्छा संगठन अपने कर्मचारियों को परिश्रमी, निष्ठावान एवं उच्च पारिश्रमिक गुणों वाला बनाने में सहायता प्रदान करता है। संगठन में प्रत्येक व्यक्ति का कार्य व्यवस्थित ढंग से निर्धारित किया जाता है तथा उनका पारिश्रमिक आदि भी उचित रूप से निश्चित किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा संदेश वाहन में सफलता। अच्छी संगठन संरचना से पूर्व निश्चित संबंधों के कारण संदेशों का आदान प्रदान सरल हो जाता है। संदेशों के आदान प्रदान में प्रबंध व्यवस्था आसान हो जाती है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट आता है हमारा महत्व का कर्मचारियों के आवागमन में कमी। संगठन संरचना का एक महत्वपूर्ण लाभ यह भी है कि अच्छे संगठन में कर्मचारियों का आवागमन कम हो जाता है, क्योंकि निश्चित कार्यों एवं उद्देश्यों तथा वैयक्तिक मान्यता से प्रत्येक कर्मचारी खुश रहता है। अतः ऐसे कर्मचारी को संगठन सामान्यतः छोड़ता नहीं है और इससे कर्मचारियों के आवागमन में कमी हो जाती है। नेक्स्ट इसके बाद में हमारा आता है संगठन संरचना की या संगठन की प्रक्रिया। संगठन की प्रक्रिया प्रत्येक स्तर के प्रबंधक को पूरी करनी पड़ती है, किंतु सामान्यतः इस प्रक्रिया में कुछ सोपान पाए जाते हैं। इन सोपानों में सबसे पहले आता है प्रक्रिया का फर्स्ट स्टेप, संस्था के उद्देश्यों का निर्धारण। संगठन की प्रक्रिया का प्रारंभ संस्था के उद्देश्यों के निर्धारण से ही होता है। संगठन का अपने आप में कोई उद्देश्य नहीं होता, किंतु यह उद्देश्यों की प्राप्ति का एक साधन है। इसीलिए संस्था के उद्देश्यों का निर्धारण करना परम आवश्यक है। इसीलिए टेरी ने कहा है कि संगठन कोई रामबाण औषधि नहीं है जिसको सभी उपक्रम में एक निश्चित मात्रा में प्रयोग किया जा सके। संगठन का प्रयोग तो संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप किया जा सकता है। उद्देश्य एक संगठन की आधारभूत आवश्यकता है। नेक्स्ट सोपान आता है हमारा या प्रक्रिया का नेक्स्ट चरण, कार्यों का विभिन्न भागों में विभाजित करना। कार्यों को विभिन्न भागों में विभाजित करना। उद्देश्यों का निर्धारण करने के बाद संस्था के कार्यों की एक विस्तृत सूची तैयार करनी चाहिए। सामान्यतः कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो एक कार्य के बाद स्वतः किए जाते हैं। कार्यों को इस प्रकार से विभाजित करना चाहिए कि उनका प्रत्येक महत्वपूर्ण भाग स्पष्ट रूप से समझा जा सके। कार्यों का विभिन्न भागों में विभाजन कर लेने पर भी यदि कोई कार्य बहुत बड़ा है तो उसे कई व्यक्तियों में बांटा जा सकता है। नेक्स्ट आता है क्रियाओं का समूहीकरण। एक बड़े कार्य को कई छोटे छोटे भाग में बांट देने के बाद समान क्रियाओं को किसी एक समूह में संयोजित करना चाहिए। इससे विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के विभिन्न समूह तैयार हो जाएंगे। उदाहरण के लिए विक्रय, बाजार, अनुसंधान, विज्ञापन आदि। नेक्स्ट आता है हमारा कर्तव्यों की व्याख्या। क्रियाओं का समूहीकरण कर देने के बाद इन क्रियाओं को करने वाले व्यक्तियों के क्या क्या कर्तव्य होंगे, इन कार्यों के करने वाले व्यक्तियों से संस्था क्या आशा रखती है आदि की स्पष्ट व्याख्या करनी चाहिए। नेक्स्ट आता है पांचवा, योग्य व्यक्तियों को कार्य सौंपना। कार्यों की प्रकृति निश्चित हो जाने तथा उनके कार्यों की व्याख्या हो जाने के बाद योग्य व्यक्तियों को कार्यों पर लगाया जाता है। यदि संस्था का पुनर्संगठन किया जा रहा है तो वर्तमान कर्मचारियों की योग्यता के कार्यों के संदर्भ में तुलना की जाती है और यदि वे नए कार्यों के लिए योग्य नहीं होते हैं तो उन्हें
आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा भौतिक साधन एवं वातावरण उपलब्ध करना। कार्यों को निष्पादित करने के लिए भौतिक साधनों की ही आवश्यकता नहीं पड़ती है, बल्कि अच्छे वातावरण की भी आवश्यकता पड़ती है। अतः कार्यों पर लगाए जाने वाले व्यक्तियों को कार्य के लिए अच्छा माल, मशीन एवं अन्य रोजगार या औजार दिए जाने चाहिए। नेक्स्ट आता है अधिकारों का प्रत्यायोजन। प्रत्येक व्यक्ति को उसके कार्यों के अनुरूप उसे अधिकार भी दिए जाने चाहिए। केवल कार्य सौंप दिए जाने से कार्य पूरे नहीं हो जाते हैं। कार्यों को करने के लिए अधिकारों का प्रत्यायोजन परम आवश्यक है। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रक्रिया का चरण आता है आपसी संबंधों का निर्धारण। तत्पश्चात विभिन्न व्यक्तियों के बीच आपसी संबंधों का भी निर्धारण कर दिया जाना चाहिए। कौन व्यक्ति किसके अधीन होगा, इस बात की स्पष्ट रूप से